नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपलेस में। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर से पहले हम इसे समझेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और एरर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। देखो, ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, आप इसे इसी से समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो शुरू करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, उसके बाद हम एरर को देखेंगे कि एरर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। देखो, सैम्पल क्या होता है इज़ द method in which data is collected about a sample on a group of item take from population for examine and conclusions are drawn on the basis। देखो, ग्रुप ऑफ द आइटम्स का मतलब कि जो टोटल गुड्स होती हैं उसमें से कुछ फ्यू सैंपल लेना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि एग्जांपल दी है कि आपका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, फ्यू क्वांटिटी में जो ब्लड लेता है। ये तो है नहीं कि पूरा शरीर का ब्लड लेके आपका आइडेंटिफाई करता हो कि आपका एक्चुअल में ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसा नहीं है। वो कुछ ड्रॉप्स लेता है, उस जो वो ड्रॉप्स लेते हैं ना, उसी को ही सैंपल कहते हैं। ठीक है। देखो, इसमें लिखा है द डाटा इज कलेक्टेड अबाउट अ सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ द आइटम्स। ग्रुप ऑफ द आइटम जितना आपके बॉडी में ब्लड है उसमें से जो सैंपल लिया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, क्या होता है कि जब भी आप राइस को बॉईल करते हैं, जब आप राइस को बॉईल करते हैं तो क्या वो बॉईल हैं कि नहीं, उसके लिए आप क्या करते हो कि फ्यू क्वांटिटी में आप राइस उठाते हो और चेक करते हो कि यस, ये बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर ये बॉयल जो आप फ्यू जो क्वांटिटी उठाते हो राइस की, वो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये बॉयल हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा बीच में हाथ डाल के चेक करते हो कि ये बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। आप उसमें से सिर्फ स्मॉल पोर्शन आप उसमें से उठाते हो और चेक करते हो कि ये बॉयल हैं। ठीक है। जो पोर्शन आप उठाते हो उसी को ही हम सैंपल कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सैंपल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरर क्या है। देखो, एरर का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो, क्या होता है कि जो स्टैटिशियंस हैं वो क्या कहते हैं कि कोई भी रिसर्चर हो गया, जब वो सर्वे करने जाते हैं वो एक ऑब्जर्वेशंस करते हैं या कोई वैल्यू को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यू निकलती है, जो वो वैल्यू निकलती है और जो आनी चाहिए वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वैल्यू आनी चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू आनी चाहिए थी 5, बट वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। ठीक है, जो वो कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर। जब भी हम रिसर्चर्स या फिर कोई स्टैटिशियंस वैल्यू को कैलकुलेट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है सॉफ्टवेयर लाइक SPSS या PSPP या फिर आपने सुना होगा एक्सेल। ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनका यूज़ करके वो क्या करता है, वैल्यू का आइडेंटिफाई करता है। जो उनकी वैल्यू आती है वो मान लो कि 3 आई, और जो आनी चाहिए थी वैल्यू वो होती है 5। तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरर क्या होता है। तो अब समझेंगे हम कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। ठीक है। तो sampling error is the small only a small portion of the population study is the result bound to different from the census result, thus have a certain amount of error। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि जैसे कि एक स्टेट है, आपने क्या किया, आपने सैंपल लिया किसी गांव का, उसी मतलब कि आप महाराष्ट्र में गए, आप किसी गांव में चले गए महाराष्ट्र के, और वहाँ पर आपने क्या किया, एक सैंपल लिया एक गांव का, वहाँ पर अपनी लिटरेट जो वैल्यू थी, लिटरेसी वैल्यू थी, वो आपकी कितनी आई, 48% थी। ठीक है। बट जो स्टेट की वैल्यू थी वो क्या थी, स्टेट की जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 65। ठीक है, 65% था, बट आपने जो वैल्यू निकाली वो 48 था। आपकी वैल्यू जो 48 क्यों आई, एक तो अपने स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिया, आपने पूरी स्टेट का थोड़ी लिया, आपने एक गांव का लिया। वो इसलिए कम आई, शायद उस गांव के लोग जो होंगे
वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते होंगे, शायद वो ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस पे होंगे, डिपेंड होंगे, और शायद आपने जो एरिया सेलेक्ट किया था वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया होगा। तो इसी वजह से जो आपकी वैल्यू है ना वो 48 आई, बट एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 65। देखो जो सैम्पलिंग एरर आने का यही, ये जो डिफरेंस था ना, जो एक्चुअल वैल्यू थी जो आपने कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकाली, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, एक जैसे कि एक और डेफिनेशन है उससे हम समझेंगे। द डिफरेंट सैम्पल टेक पैरामीट्रिक वैल्यू एंड इस एस्टिमेट इज ड्राइव फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। देखो पैरामीट्रिक वैल्यू क्या होती है, पैरामीट्रिक वैल्यू हम कह सकते हैं एनी वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम पॉपुलेशन, उसको हम पैरामीट्रिक वैल्यू कहते हैं। पॉपुलेशन से जो भी कैलकुलेट की हुई वैल्यू होती है उसको हम पैरामीट्रिक वैल्यू कहते हैं। पैरामीट्रिक वैल्यू और एस्टिमेट की हुई वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी हम सैम्पल एरर कहते हैं। ठीक है, सैम्पल एरर को समझने के लिए मैं थोड़ा और आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि जिससे आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाए कि सैम्पलिंग एरर होता क्या है। और देखो इसमें एक और चीज़ लिखी है कि only the small portions of the population is steady is the result are the bound to the difference। मतलब कि स्मॉल पोर्शंस की वजह से एरर आते हैं, अगर लार्ज पोर्शन होगा तो जो सैम्पलिंग एरर है वो कम आएगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, मान लो कि ये एक ये जो पाई चार्ट है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में जो आपने सैंपल लिया है वो आपने कितना लिया है, 20% का लिया है। ठीक है, आपने देखा पॉवर्टी जो है, आपने पॉवर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए 20% का सैंपल लिया पूरे स्टेट का। ठीक है, जब पूरी कंट्री के लिए आपने 20% का सैंपल लिया, 80% जो होगा, ठीक है, वो आपने वो वैल्यू अपने वो एरिया आपने कवर नहीं किया, आपने सिर्फ 20% किया। जब आपने 20% किया जो एरर के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, इन केस आप क्या करते हो, आपने जो सैंपल लिया वो आपने लिया 70%, सैंपल आपने बढ़ा दिया। जब आपने सैंपल बढ़ा दिया जो पीछे बचा हुआ एरिया होगा वो 30 होगा। जब आपने सैंपल साइज को बड़ा किया जो आपकी वैल्यू है वो एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ आई बात? जैसे कि देखो ना क्या होता है कि ये समझ लो, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे समझ लो कि 100 लोग हैं। ठीक है, एक स्टेट में 100 लोग रहते हैं। आपने 70 लोगों से पूछ लिया कि आपने किसको वोट डाला है, बीजेपी को डाला है, कांग्रेस को डाला है या आपको डाला है। तो वो कहेंगे कि 70% लोगों को, 70 लोगों को आपने बोल लिया, 30 को आपने नहीं पूछा। 70 में से आप इजी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि आपने एरिया ज़्यादा कवर किया, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपने समझ लो कि आपने 30 लिया होता, 70 का नहीं लिया होता, आपने 30% का, 30 लोगों का सैंपल लिया होता, 70 का नहीं लिया होता, तो उस समय क्या होता कि जो आपके एरर आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि जैसे अभी पंजाब में एक एग्जिट पोल हुआ था, वहाँ पे बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बट हुआ क्या, कांग्रेस की आई। जो उन्होंने सैंपल लिया था शायद वो उन्होंने ऐसी जगह लिया होगा जहाँ पे आम आदमी पार्टी का काफ़ी पब्लिसिटी होगी या फिर काफ़ी लोग उनके फ़ैन होंगे, वहाँ उस एरिया के लिए शायद उन्होंने सिर्फ उन लोगों को ही पूछा होगा जो आम आदमी पार्टी के होंगे कि किसकी सरकार है, उन्हीं का ही ऑब्जर्वेशन ली होगी। तो इस यही रीजंस होता है कि स्मॉल पोर्शंस की वजह से, स्मॉल एरिया कवर करने की वजह से जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं आती, यहीं से ही सैम्पलिंग एरर राइज होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस पे है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझें, सिर्फ ये है सैंपल साइज। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एरर है। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, हमने एक्स एक्सिस पे लिया सैंपल साइज, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, हमने एरर लिया। ठीक है, देखो जब सैंपल साइज छोटा होगा, जब सैंपल साइज छोटा होगा तो एरर के चांसेस बढ़ेंगे। जब हम साइज को बड़ा करेंगे, आप देखोगे जो एरर है, ये एरर ये कम हो रहा है। अब हम और इसको ज़्यादा करेंगे तो जो एरर है वो और कम होगा। अब हम सैंपल साइज को और ज़्यादा लेंगे तो एरर कम होता जा रहा है।
आप देख रहे हो कि जो एरर है वो नीचे आ रहा है जब भी हम सैंपल साइज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लार्ज सैंपल लेने से क्या होगा, एरर कम आएगा। स्मॉल पोर्शन ऑफ सैंपल लेने से एरर ज़्यादा आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैम्पलिंग एरर कैसे होता है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू, उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और सैम्पलिंग एरर कब आता है, स्मॉल पोर्शंस की वजह से लार्ज सैंपल आता है। और जब हम लार्ज सैंपल करेंगे तो जब हम सैंपल साइज को ज़्यादा बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, जो एरर है वो कम आएगा। ठीक है, देखो सिंपल रीजंस हैं कि सैम्पलिंग एरर क्यों होता है। जो सबसे बड़ा पहला रीजन है वो है फॉल्टी सिलेक्शंस ऑफ सैंपल्स। फॉल्टेड सिलेक्शंस ऑफ सैंपल्स का मतलब कि जो हम सैंपल लेने का जो तरीका है शायद वो गलत हो, चाहे हमने जो मेथड यूज़ किया हो वो गलत हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई इसके लिए जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हो वो सूटेबल ना हो। उसी वजह से क्या होता है कि सैंपल एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सब्स्टिट्यूशंस क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल्स के सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है अल्टरनेट्स। ये नहीं सही तो वो सही, जैसे हम टूथपेस्ट अगर हम दंत कांति की नहीं करेंगे तो हम कोलगेट की करेंगे, हमारे पास अल्टरनेट है। बट इसमें जो सब्स्टिट्यूट्स है उसका मतलब ये है कि हम जब भी सर्वे करने जाएंगे, जब भी हम कोई सैंपल लेंगे तो हम एक एरिया का लेंगे, बट हम अपना कंफर्टेबल बाइसनेस होगी थोड़ी सी, हम देखेंगे हम जहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो रोड के साइड साइड वाले घर होंगे वहाँ पे सैंपल्स ले लेंगे। बट जहाँ हम 100 लोगों का सैंपल लेंगे तो हम शायद एक ही बंदे से दो दो बार सैंपल्स पूछेंगे। तो जो हम अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं, जो हम सब्स्टिट्यूट्स देख रहे हैं, हमने इसमें थोड़ी सी बाइसनेस आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, सैंपल्स एरर आते हैं। ठीक है, फॉल्टिंग डिमिग्रेशंस ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने कोई सैंपल लिया है, आपने सर्वे करना था एग्रीकल्चर बेस का, एग्रीकल्चर या क्रॉप कटिंग का कुछ सर्वे करना था। आपने वो जो एरिया लिया है वो कोई बॉर्डर लाइन का एरिया लिया है। आपने जब वो बॉर्डर लाइन का एरिया लिया, वहाँ की कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ शायद फार्मर्स इतने कंफर्टेबल में काम नहीं कर पाते हैं जितना एक प्रॉपर एरिया जो होता है एग्रीकल्चर का उसमें काम कर पाते हैं। तो जो सिलेक्शंस ऑफ एरिया है, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, उस वजह से भी आ सकता है। शायद आपने डिस्टर्ब एरिया सेलेक्ट किया, जैसे मैंने एग्जांपल ली लोकल, जैसे कि बॉर्डर लाइन एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें प्रोडक्शन शायद कम होगी, शायद वहाँ लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट लेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि सैम्पलिंग एरर्स आने के चांसेस होते हैं। और वेरिएबिलिटीज़ ऑफ पॉपुलेशंस, देखो क्या होता है कि पॉपुलेशंस की चेंज होने की वजह से, माइग्रेशंस होने की वजह से, या फिर हिट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंट टाइप के पीपल, अगर मैं सर्वे करूँगा कि सांबे के लोग कुछ और तरह का उनका वो होगा बिहेवियर, और जो रियासी के लोग होंगे उनका अलग तरह से होगा। तो एक डिफरेंस टाइप के उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिफरेंस टाइप का उनका वे ऑफ टॉक होगा, तो उनका जो सैंपल लेंगे और यहाँ का जो सैंपल लेंगे उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए वेरिएबिलिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन से भी इफेक्ट पड़ता है सैम्पलिंग एरर्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। देखो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि वो टर्म, जैसे कि हम इसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग एरर में क्या होता था, सिर्फ सैंपल्स के बीच में एरर आते थे। पर यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होगा, सिर्फ सैंपल में ही नहीं बल्कि सेंसस में भी आएंगे। इवन कि आपने पूरा होल इंडिया क्यों नहीं खुद जाके इन्वेस्टिगेशंस क्यों ना की हो, आपने खुद सर्वे कलेक्ट क्यों ना किया हो, फिर भी वहाँ पे एरर्स आएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ये सैंपल के साथ साथ सेंसस में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके रीजंस क्या हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स के। देखो आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके रीजंस जो हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के, शायद आपने जो क्वेश्चंस पूछा है वो परफेक्ट नहीं हो, आपको उससे पूछना चाहिए था फॉर्म एग्रीकल्चर बेस से, आप पूछ रहे हो इंडस्ट्रियल बेस पे क्वेश्चंस। तो जो इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे उस बेस से आपको वो बंदा जो इन्फॉर्मेशन देगा वो रॉन्ग देगा। शायद आपका जो इंटरव्यू लेने का तरीका है वो गलत होगा, उस वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस होते हैं। शायद आपकी कुछ पर्सनल उससे कुछ बाइसनेस होगी जिसकी वजह से जो
इन्वेस्टिगेशंस करते समय जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, शायद आपने जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है, उसको ट्रेनिंग का, उसको सवाल पूछने का इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्वेश्चंस क्या पूछना है, किस टाइप के। अगर इलिटरेट पर्सन है, शायद आप उसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ लोगे, उसे समझ ही नहीं आएंगे। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस होंगे। शायद उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी कि कुछ होता है ना कि जवाब जानने के लिए तरीके चाहिए था। जो फेमस जर्नलिस्ट हैं जैसे रवीश कुमार हो गया, ये मतलब कि जब एक इंटरव्यू लेते हैं, ये ना बीच से आंसर्स निकालते हैं, उनके अंदर एक टैलेंट है, ठीक है। तो वो शायद उनमें नया हो जो सर्वे कर रहे हो, वो सिंपल से सवाल पूछें। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस भी इस पर इफेक्ट करती है। लैक ऑफ सुपरविजन, स्टाफ जो अपने स्टाफ सब जो सुपरवाइज कर रहा है उसको शायद सुपरवाइज करना ही नहीं आ रहा होगा। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि नॉन सैम्पलिंग आने के चार चांसेस होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग एरर्स वो नॉन सैम्पलिंग एरर में बस इतना याद रखना कि सैम्पलिंग एरर्स सिर्फ सेंसिस में सॉरी सैम्पल्स में ही एग्जिस्ट, सैम्पल में ही एरर्स आते हैं। बट नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, सेंसिस के साथ साथ सैम्पल दोनों में ये एरर्स दिखे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आंसर्स ये कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल था कि टाइम सीरीज अटैच टू लॉन्ग टर्म वेरिएशन इज अ टाइम्स। इसका जो आंसर होगा, सबसे लंबे समय के लिए कौन सा वेरिएशन रहता है, सेकुलर ट्रेंड्स रहता है या फिर इरेगुलर वेरिएशंस में आ जाता है फ्लड। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता, कोई इंसिडेंट है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। सेकुलर ट्रेंड्स और साइक्लिकल वेरिएशंस मैंने बताया था, जो बिजनेस साइकिल्स हो गए। बिजनेस साइकिल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल तक रहता है, उसके बाद वो चेंज होता है। जो सेकुलर ट्रेंड है ना, वो लंबे समय तक रहता है। आप देखो कोई भी जो ट्रेंड होगा वो मैक्सिमम समय तक रहता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस साइकिल। चाहे क्राइसिस हो, बूम्स हो, ये इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं, पर ट्रेंड्स हैं वो 15 से 20 साल तक चलता रहता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। तो दूसरा जो आंसर है, सेकुलर ट्रेंड इज लॉन्ग टर्म वेरिएशन टूवर्ड्स डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग, इसका ये थोड़ा गलती हो गई, या इंक्रीजिंग आना था, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट, एदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो ट्रेंड्स या तो इंक्रीजिंग रेट से जाएगा या तो डाउनफॉल होगा। जो ट्रेंड्स होते हैं ये दो तरह से होते हैं, डिक्रीजिंग रेट्स और इंक्रीजिंग रेट्स। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको आंसर्स पता होगा इसका, इसका बोथ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद द जनरल डिक्लाइन इज द सेल ऑफ कॉटन क्लॉथ इज अटैच टू द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। देखो क्लॉथ्स जो हैं वो ट्रेंड्स में आते हैं, इट्स नॉट साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस में भी नहीं आते। तो ये एक ट्रेंड होता है, उस पर बेस करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, साइक्लिकल ट्रेंड्स। और इरेगुलर वेरिएशंस क्या होता है, जो फोर्थ क्वेश्चन है। Irregular variations is the time series are caused by lockdown and strikes, lockdown, floods, all of above। देखो जो ये इस टाइप के इरेगुलर मतलब ये जो अनफॉर्चून्स होते हैं, लॉकडाउन भी आता है, लॉकआउट भी आता है, स्ट्राइक्स भी आती है, फ्लड भी आते हैं, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। तो इस तरह से इसके आप आंसर्स देख लें, इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। तो थैंक यू।